हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट टू पॉइंट। गाइस, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 यात्रियों के नज़रिए पार्ट 2। इब्न बतूता एक आरंभिक विश्व यात्री जिन्होंने 14वीं सदी में भारत की यात्रा की और निसंदेह मुस्लिम यात्रियों में सबसे महान यात्री थे। इनका जन्म 1304 ईस्वी में तंजीर के सबसे सम्मानित एवं प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जो इस्लामी कानून का विशेषज्ञ था। बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे ये, तो इसलिए इन्होंने बहुत कम उम्र में साहित्यिक और शास्त्रूढ़ शिक्षा हासिल कर ली थी। इन्हें घूमने का बहुत शौक था और इन्होंने दूर दूर क्षेत्रों की लगभग 75,000 मील तक की इन्होंने यात्रा की। और इनका मानना था कि पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि ज्ञान का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो यात्राएं हैं, इसके बजाय हम पुस्तकें पढ़ें। और इन्हीं यात्राओं के दौरान उन्होंने भारत की यात्रा की, और जब वो भारत की यात्रा करके अपने देश लौटे तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ का यात्रा वृत्तांत वहाँ के स्थानीय शासक को सुनाया, जिन्हें यह रोचक लगा और इन्होंने इसको लिखने के लिए इब्न जुजाई को नियुक्त किया और इसे लिखने का आदेश दिया। और इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत था उसे रिहला के नाम से संकलित किया गया। रिहला जिसका अर्थ है सफ़रनामा। और इसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों को रोचकपूर्ण तरीके से दर्शाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं इब्न बतूता की भारत यात्रा की। इब्न बतूता 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा की और सीरिया, इराक, फारस, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटों के व्यापारिक बंदरगाहों की उन्होंने यात्राएं की। और मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से दिल्ली सिंध ये पहुँचे। और सिंध के बाद ये स्थल मार्ग से मुल्तान होते हुए दिल्ली ये पहुँचे। तो उस समय जो इनकी यात्रा थी उसको यहाँ पर एक मानचित्र में दिखाया गया हुआ है। तो देखिए, इन्होंने जो सिंध से जब इन्होंने दिल्ली तक की यात्रा की तो उसमें इनको 50 दिन लगे, और मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा में इनको 40 दिन का समय लगा था। तो ये इनका यात्रा का जो मार्ग था सिंधु या मुल्तान, अजू हान और सरस्वती दिल्ली, तो ये इनका यहाँ पर पड़ाव था। जब ये दिल्ली पहुँचे तो उस वक्त दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिनके बारे में इन्होंने सुना हुआ था कि वो कला और साहित्य के एक संरक्षक हैं। तो इससे इनको काफ़ी आकर्षित थे और इन्होंने उनसे मुलाकात की। और इस मुलाकात में इब्न बतूता की विद्वता से प्रसन्न होकर सुल्तान ने उनको दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया और कई सालों तक ये इस पद पर रहे। लेकिन कुछ गलतफहमियां होने के कारण इन्हें इस पद से हटा दिया गया था, और बाद में जब गलतफहमियां दूर हुई तो इन्हें इस पद पर पुनः नियुक्त कर लिया गया था। और पुनः नियुक्ति के बाद सन 1342 में मंगोल शासक के पास दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने के लिए इन्हें आदेश दिया गया था। लेकिन चीन की यात्रा से पहले इन्होंने मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़े। मालाबार से मालदीव गए, जहाँ ये 18 महीनों तक काजी के पद पर रहे, और अंत में श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में ये फिर एक बार लौटकर मालाबार तट तथा मालदीव आए। और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले इन्होंने बंगाल तथा असम की भी यात्रा की। बहुत जहाज़ से सुमात्रा भी गए, और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जायतुन, जिसे आज क्वांचू कहते हैं, वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचकर व्यापक रूप से इन्होंने चीन की यात्रा की। चीन का जो इनका यात्रा वृत्तांत है उसकी तुलना मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से की जाती है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में चीन की यात्रा की थी। और इस यात्रा के बाद अंत में 1347 में उन्होंने वापस अपने घर जाने का निश्चय कर लिया था और वो अपने देश वापस लौट गए। लेकिन जब वो भारत की यात्रा में थे तो उन्होंने यहाँ जो चीज़ें देखी, जो उन्हें अनजाना लगा, उनको जानने की उनमें उत्कंठा थी। और
उन्होंने अपने वृत्तांत में बड़े ही रोचकपूर्ण तरीके से व्याख्या उसकी की है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है, देखिए, इब्न बतूता ने बड़े पैमाने में यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहे तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहाँ अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा व्याख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इब्न बतूता को जो अपरिचित लगा उसे उसने विशेष रूप से रेखांकित किया, ताकि श्रोता तथा पाठक पर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सकें। तो यहाँ पर यही था कि उन्होंने पूरे यात्राओं के दौरान जो भी उनको अपरिचित लगा उसकी विशेष रूप से उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों का व्याख्या उन्होंने की है, उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें नारियल तथा पान है। तो नारियल का जो वर्णन है इब्न बतूता इस प्रकार करते हैं: ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक हैं। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक से कासफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। उन्होंने कहा कि खजूर और नारियल दोनों के वृक्ष एक जैसे ही हैं, लेकिन एक से कठोर काष्ठफल मिलता है नारियल, और दूसरे से खजूर प्राप्त होता है। और उन्होंने जो नारियल का फल है उसकी जो तुलना है वो मनुष्य के सिर से की है। उन्होंने लिखा है कि नारियल का फल मानव के सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख है, इस तरह से। और अंदर का भाग हरा होने के कारण मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है, और इससे जुड़ा जो रेशा है वो बालों की तरह दिखाई देता है। और इसी तरह से उन्होंने पान यहाँ पर देखा, और पान की व्याख्या भी उन्होंने की, क्योंकि पान भी उनके लिए अपरिचित था। तो वो लिखते हैं कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। जैसे कि अंगूर की बेल आप लोगों ने देखी होगी सभी ने, उसी प्रकार पान की बेल भी होती है, जिसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं, कोई फल इसमें नहीं होता है। आगे वो लिखते हैं कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी होती है, जो सुपारी है वो जायफल की तरह है, और इसे तोड़ा जाता है, और तब तक तोड़ा जाता है जब तक कि इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते, और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। तो जो पान है और जो नारियल है उसका बड़े रोचकपूर्ण तरीके से इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया था। अब इसके आगे इब्न बतूता यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने भारतीय शहरों को देखा, और उनका बड़ा ही रोचकपूर्ण तरीके से उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया। वो यहाँ के बाज़ारों में घूमे और उन्होंने इसको अवसरों से भरपूर पाया। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कौशल है और इच्छा है तो यह शहर अवसरों की कमी नहीं है। आगे लिखते हैं कि शहर घनी आबादी वाले और भीड़ भाड़ वाले हैं। सड़कें बहुत ही चमक दमक वाली और बाजार रंग बिरंगी व सुंदर थी। यहाँ के बाजार अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। बहुत सारे बाजारों में मस्जिद और मंदिर दोनों ही थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा और विशाल आबादी वाला शहर बताया है, और साथ ही वो लिखते हैं कि दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं है, और इसका आकार दिल्ली को चुनौती देता है। आगे दिल्ली का वर्णन करते हुए इब्न बतूता लिखते हैं कि दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई लगभग 11 हाथ है। यानी कि जो दिल्ली शहर है उसके को चारों तरफ दीवार से घेरा गया है, और जो दीवार है वो 11 हाथ चौड़ी है, और ये इतनी चौड़ी है कि इसके अंदर अनेक कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें खाद्य सामग्री, बारूद, हथियार, प्रक्षेपास्त्र, घेरेबंदी या अन्य सामान को इसमें रखा गया है। इससे संबंधित जो भी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामान है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। आगे लिखते हैं कि प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक एक शहर में एक छोर से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर का निचला भाग पत्थर तथा ऊपरी भाग ईंटों का बना है। प्राचीर में बनी खिड़कियों से प्रकाश अंदर आता है। जो दीवार में खिड़कियां बनी हैं उसी से प्रकाश अंदर आता है। इस शहर में 28 द्वार हैं, जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है, और जिनमें बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल दरवाज़ा है।
मांडकवे दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है और गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह बनी है। और वो कहते हैं कि जो कब्रगाहें हैं उनमें गुंबद बनाए गए हैं और जिनमें गुंबद नहीं बना है उनमें निश्चित रूप से मेहराब बने हुए हैं। आगे दौलताबाद का विवरण वो इस प्रकार देते हैं कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए बाजार थे जिसे ताराबाद कहते थे। एक बाजार है ताराबाद जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही गायकों का ये बाजार है और यहाँ पर दुकानें हैं बहुत सारी। दुकानों में एक दरवाज़ा ऐसा है होता है जो मालिक के आवास में खुलता है। जो दुकानें हैं उन्हें कालीनों से सजाया गया है और उसके मध्य में एक झूला है जिसमें गायिका बैठती है और पूर्ण रूप से सज धज कर बैठती है और उसकी जो सेविकाएं हैं वो उसे झुलाती हैं। और बाजार के मध्य में विशाल गुम्बद था जिसमें कालीन बिछाए गए थे, जिसमें प्रत्येक गुरुवार को इबादत के बाद सूर्यास्त तक संगीतकार अपने हुनर का प्रदर्शन करते थे। तो ये जो बाजार था ताराबाद, इसके मध्य में एक विशाल गुम्बद था जहाँ कालीन बिछाए गए थे और प्रत्येक गुरुवार को नमाज या पूजा जो भी है उसके बाद सूर्यास्त तक संगीतकार यहाँ अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करते थे। आगे उन्होंने यहाँ पर लिखा है महिला दासियों के बारे में, जिनके बारे में वो लिखते हैं कि जो महिला दास हैं उनमें भी काफ़ी विभेद है। उनके कार्य को लेकर उनकी जो कीमतें हैं कार्य के अकॉर्डिंग हैं। तो लिखते हैं कि इब्न बतूता सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। जो दासियां हैं गुप्तचर की भांति भी प्रयोग में लाई जाती थी। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही प्रयोग किया जाता था और इब्न बतूता इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने वाली विशेष रूप से अपरिहार्य बताया है। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम थी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो दासों के कार्य के अनुरूप उनकी कीमत बहुत, जो घर के काम के लिए थे बहुत कम थी और जो राजा की सेवा में थे उनकी कीमत अधिक हुआ करती थी। और अधिकांश परिवार जो दास रखने में समर्थ थे कम से कम एक या दो दास तो वे रखते ही थे। आगे जो इब्न बतूता ने विवरण दिया है वो यहाँ की संचार व्यवस्था, संचार प्रणाली, डाक व्यवस्था का वर्णन उन्होंने दिया है जिसको देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। और उन्होंने लिखा है कि यहाँ की जो डाक प्रणाली है वो इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था से मात्र 5 दिन में पहुँच जाती थी। तो डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करते हैं कि भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। पहली अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक भी कहा जाता है हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित थी। यहाँ पर जो थे हर 4 मील पे एक केंद्र था जहाँ राजकीय घोड़े खड़े रहते थे और इनके द्वारा ये चालित होती थी। दूसरी व्यवस्था थी बैतल डाक व्यवस्था जो प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, जहाँ 1 मील में 3 अवस्थान यानी कि स्टॉपेज होते थे, इन्हें दावा कहा जाता था। और 1 मील का तिहाई थे, ये जो दावा थे 1 मील का तिहाई यानी कि जो सपोज कीजिए 1 मील है तो उसको 3 भागों में बांट दिया है तो ये 3 तिहाई होता था। इसमें हर हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था जिसके बाहर 3 मंडप होते थे जिसमें लोग कार्य करने के लिए बैठे रहते थे। अब जहाँ पर ये 3 मील के बाद जो स्टॉपेज था वहाँ पर एक गांव होता था और वहाँ पर एक मंडप बना रहता था जिसमें कि व्यक्ति कार्य करने के लिए बैठे रहते थे। और प्रत्येक जो व्यक्ति था उनके पास एक 2 हाथ लंबी छड़ होती थी जिसमें तांबे की घंटियां लगी रहती थी। जैसे ही संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता था और तो वो एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में घंटियों से छड़ी को लेकर अपनी क्षमतानुसार तेज दौड़ता था। और जैसे ही उसकी घंटियों की आवाज़ मंडप में बैठे व्यक्ति सुनते थे तो वो तैयार हो जाते थे। और जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता था तो उसमें से
एक पत्र ले लेता था और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता था जब तक कि वह अगले दावे तक नहीं पहुंच जाता। तो ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती थी। हर मंडप में लोग तैयार बैठे रहते थे। व्यक्ति पत्र लेके घंटी बजाते हुए तेज दौड़ता था। उसकी आवाज़ सुनकर अगले दावे पर बैठा व्यक्ति तैयार हो जाता था और वो पत्र लेके तेजी से दौड़ते थे। और ये व्यवस्था तब तक चलती रहती थी कि जब तक पत्र अपने गंतव्य स्थान तक ना पहुंच जाए। और लिखते हैं अंत में कि पैदल डाक व्यवस्था जो थी वो अश्व डाक व्यवस्था से तीव्र थी, यानी कि जो यहाँ की पैदल डाक थी अश्व डाक व्यवस्था से ज़्यादा ही तेज़ थी, जल्दी इसमें डाक पहुंच जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी पाठ में हमारे है उसमें का लगभग संपूर्ण मैंने यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास हेतु प्रश्न भी दे रही हूँ, उम्मीद है आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने नारियल की तुलना किससे की है। दूसरा क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित दिल्ली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, दास प्रथा के संबंध में इब्न बतूता के क्या विचार थे। और चौथा क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप इन्हें अच्छे से करेंगे। और ये अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और करना ना भूलिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आगे में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे वर्नियर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।